हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या हाल चाल लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए मॉडल पेपर, यानी आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला राजस्थान भर्ती परीक्षा में। जो आपकी राजस्थानी भर्ती परीक्षा में जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए चार चांद लगाने वाला मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ साथियों। तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरी क्लास रहने वाली है आपके, पहले आपके एक पार्ट रहने वाला है आपके विज्ञान से, फिर आगे आ जाएंगे आपके जीके आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएंगे। इस प्रकार पूरी की पूरी क्लास आज आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो ये जो क्लास है आज आपके पार्ट अलग अलग बैठे हुए हैं इसके, तो इसको समझा देता हूँ कि कैसे। तो पहले आ जाएगी आपके साइंस, फिर आ जाएगी आपके जीके और फिर आ जाएंगे आपके करंट अफेयर्स। यानी कि पूरी की पूरी की जो आपकी ये क्लास है आपके बहुत नंबर कवर करने वाली है, बहुत सारे प्रश्न कवर करने वाली है, पीवाईक्यू से रिलेटेड प्रश्न है आपके साइंस और जीके में। क्योंकि जीके जो आपका आज आपके 10 से 15 प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये जो सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास आज लंबी क्लास रहने वाली है, तो इसको पूरे का पूरा देखिएगा। और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि आपको मैं वापस अगली क्लास में वो बता सकूं। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न अपने पास है साइंस का, यानी साइंस का प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी जो अपने सीवी रमन है, वो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे अपने, यानी भारत के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में जीते थे वो कौन थे? सीवी रमन। सीवी रमन ने जीता था पहला नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान में भी कौन से क्षेत्र में, और ये कब मिला था? 28 फरवरी 1930। बिल्कुल डेट याद रखनी है आपको। 28 फरवरी 1930 को जो मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। कौन सा क्षेत्र है, यानी कौन सी आपकी शाखा है विज्ञान की? रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भौतिकी में, यानी आपके फिजिक्स में मिला है। और फिजिक्स में इन्होंने कौन सी खोज की थी? तो इन्होंने एक रमन इफेक्ट की खोज की थी। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से है तो आपको पता होगा कि रमन इफेक्ट क्या होता है। अगर यहाँ पर मैं ये रमन इफेक्ट समझाऊं उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने रमन इफेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं आने वाला है अपने विज्ञान में। अगर इस एग्जाम में, यानी जो हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके आ जाएगा, तो ये आएगा कि इसने पुरस्कार कब मिला, यानी इसकी डेट, इसका एरिया कौन सा है, शाखा कौन सी है, ये ब्रांच यानी, और आपके वैज्ञानिक का नाम, यही है पूछेंगे। रमन इफेक्ट यहाँ पर समझाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने, प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे। प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे अपने भारत में, यानी अपने भारत में सबसे पहले जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी वो कौन थे? यानी अपने जो पुराने महर्षि, यानी ऋषियों के समय में अपने यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी थी। तो वो कौन, किसने की थी? सुश्रुत ने, ब्रह्मगुप्त ने, मेघनाथ साहा ने या सत्येंद्रनाथ बोस ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि सुश्रुत ने। महर्षि सुश्रुत ने अपने भारत में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करके ये ऑपरेशन क्रिया किया था। इसको पहले क्या कहते थे? संक्रिया। ऑपरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रिया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत के केमिकल उद्योग के प्रवर्तक, यानी भारत में जो केमिकल उद्योग के जो प्रवर्तक है, जनक है, वो कौन है? प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे ने कौन से पदार्थ की खोज की थी, यानी कौन सा पदार्थ इन्होंने यौगिक कौन सा खोजा था साइंस के एरिया में? तो यहाँ पर आपके हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरियस नाइट्रेट, सोरा या नौसादर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके मर्क्यूरियस नाइट्रेट, यानी मर्क्यूरियस नाइट्रेट की खोज किसने की? सबसे पहले प्रफुल्ल चंद्र रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तारा भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, यानी प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो बिरबल साहनी, सत्येंद्रनाथ बोस, आइंस्टीन या मेघनाथ साहा? देखिए यहाँ पर ये जो तीन नाम है ये भी आपके भारत से है, पर आइंस्टीन आपके भारत से नहीं थे। तो इस प्रकार से एक तो आप यहाँ पर कट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट में साथ के साथ बताते जाए। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मेघनाथ साहा। यानी मेघनाथ साहा वो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारा भौतिकी में भारत से जो प्रथम वैज्ञानिक थे वो कौन थे? इनका क्षेत्र कौन सा था? तारा भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत का प्रथम चंद्र मिशन, यानी अपने भारत का जो चंद्रयान फर्स्ट था, किस दिनांक को लॉन्च किया गया? यानी डेट क्या थी? 22 अक्टूबर 2008, 5 नवंबर 2013, 15 अगस्त 2015 या फिर 28 फरवरी 2015? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 के दिन ये छोड़ा गया था। और कहाँ से आपको प्रश्न आ सकता है कि कौन से स्टेशन से या कौन से आपके जो ये फिक्स आपकी वो संस्था थी वहां से ये चंद्रयान फर्स्ट निकला? तो वो था आपके आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा से। वहां पर कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से आपके चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, सफल लॉन्चिंग हुई थी इसकी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सेम, यानी यहाँ से आपके कौन सा प्रश्न आ चुके हैं? पार्ट आ गया आपके बी वाला, यानी जीके का। जीके का पार्ट रहने वाला है ये आज, इसके ज्यादा प्रश्न रहने वाले, यानी साइंस के आपके आज 5 प्रश्न ही थे।
पर आपके जीके के अधिक प्रश्न रहने वाले हैं, तो पूरी की पूरी क्लास को बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आपको कोई सा भी प्रश्न कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल जी हाँ साथियों, अगर आप बिल्कुल आप ऐसे नहीं सोचिए कि ये वापस रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, वापस समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे। अगर मैंने भी कहीं पर गलती की है, अगर कोई सा प्रश्न गलत बता दिया है, तो आप उसको कमेंट में बेझिझक लिख के, मैं उसको वापस सुधारूंगा अगली बार अपने तरीके से, और उसको और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं पर गलती हुई हो तो वो वापस आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस प्रश्न को इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से बताएं तो सही होगा। तो मैं वो अपनी कोशिश पूरी की पूरी आपके साथ में प्रयत्नशील रहूंगा। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रश्न की बात करें, जीके का फर्स्ट प्रश्न आ चुका है। सेम किस स्थिति से संबंधित है, यानी जो सेम की समस्या है, अपने राजस्थान में दिन ब दिन सेम की समस्या बढ़ती जा रही है। सेम की समस्या बढ़ती जा रही है, वो सेम की समस्या है क्या, यानी किससे रिलेटेड है? तो वो सेम की समस्या आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। आपके चार ऑप्शन है। रेत बालू के टीलों का निर्माण, यानी ज्यादा से ज्यादा मरुस्थल का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, मरुस्थल का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, या फिर इसमें सेम की स्थिति का कोई संबंधित कारण है? तो कौन सा हो गया यहाँ पर? तो इसमें आपके हो जाएगा सेम की स्थिति किससे संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपके दे रखा है रेत और बालू के टीलों का निर्माण। तो यहाँ पर आपके ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होने वाला है। और आपके दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिकी में परिवर्तन, तो ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पारिस्थितिकी में परिवर्तन आपकी सेम की समस्या से संबंधित नहीं है। हाँ, समस्याएं जरूर है, ये रेत का जो टिल्लों का निर्माण हो रहा है, मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहा है, पर ये आपके सेम की समस्या से नहीं है। सेम की समस्या से संबंधित है आपके सी वाला ऑप्शन, यानी मिट्टी या मृदा का अपरदन या कटाव। यानी जो मृदा का अपरदन होता है या फिर कटाव होता है, वो आपके सेम की समस्या है। और कैसे है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सेम की समस्या को हम दूसरे नाम से किससे जाते हैं, जलाधिक्य। यानी सेम की समस्या कहाँ पर आती है, जहां पर जल अधिक है, यानी जल की मात्रा अधिक होती है। और राजस्थान में कई कई जो क्षेत्र ही है जहां पर जल की मात्रा अधिक है, यानी जल की कमी होने के कारण अपने यहाँ पर सभी जगह ऐसा नहीं है। और कहाँ पर हो रहा है, तो ये जो नहरों से सिंचित हो रहे हैं, यानी नहरों के कारण ये मात्रा बढ़ रही है। जैसे कि आपने देखिए कि सबसे पहले एक आप उदाहरण से देखिए कि जैसे इंदिरा गांधी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर अपने पूरे राजस्थान में चलती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो वहां पर क्या होता है कि ये जो पानी जाता है नहर का, तो ये अंदर उतरने की जगह अंदर क्यों नहीं उतर पाता है, क्योंकि नीचे चट्टाने आ जाती है। नीचे कोई हल्की भूमि नहीं है, नीचे चट्टाने आ जाती है, इस कारण ये पानी नीचे नहीं जाता है। तो नीचे नहीं जाएगा तो पानी तो कहीं पर बहेगा ही। तो ये क्या करता है कि ये फैलाव क्षेत्र बढ़ाता है अपना। जैसे कि अपने को यहाँ पर नदी, ये नहर थी, इस सीमा के अंतर्गत लानी थी, पर इसका जो पानी होता है वो नीचे नहीं जाने के कारण बहाव क्षेत्र इसका बढ़ जाता है। और ये जो साइड वाले जो एरिया होता है यहाँ पर, या जो क्षेत्र होता है, इसमें क्या होता है कि सेम की समस्या आ जाती है। कैसे आ जाती है कि ये पानी इधर जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो अंदर का लवण है, यानी कि भूमिगत जो लवण है, वो ऊपर आता है, और ये जहाँ यहाँ से जो मिट्टी होती है वो बह के चली जाती है। इससे मिट्टी का भी अपरदन होता है, और वहां पर लवणीय मात्रा आपके आपके ऊपर मिट्टी में आ जाती है। अगर आपको मैं बताऊं कि ये सेम की समस्या अपने राजस्थान में अधिकतर कहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे पहला तो आ जाएगा आपके श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। दूसरा आप क्या है, हनुमानगढ़। ये दो जिले हैं। ये दो जिले भीषणतम तरीके से अपने इस सेम की समस्या से जूझ रहे हैं, इसका कारण हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर दूसरा प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के निम्न बेसिन में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? बीहड़ भूमि क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अगर तो बीहड़ भूमि वो भूमि होती है जहां पर अवनालिका अप्रदन। अवनालिका अप्रदन मतलब क्या हो गया, अवनालिका अप्रदन। देखिए, आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आने वाली कोई बात नहीं है, पर अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, बिना झिझक किए। तो यहाँ पर अगर बताऊं मैं, तो अवनालिका अप्रदन को हम सीधे शब्दों में समझे तो मिट्टी का अप्रदन। मिट्टी अप्रदन होता है, वही आपके अवनालिका अप्रदन होता है, और वही बीहड़ भूमि बन जाती है। जैसे कि कहीं पर नदी जा रही है, तो जो पतली पतली गहरी नदियां होती है, पतली पतली जो नदियां होती है अलग अलग छोटी छोटी, वो क्या होती है कि गहरी नालियों में, यानी पहले तो ये थी पतली नदी, पर इसके बाद ये क्या बन जाती है, गहरी नाली। गहरी नाली, और इसे क्या कहते हैं हम, बीहड़ भूमि। बीहड़ भूमि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा चंबल में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चंबल आपके। चंबल की जो बीहड़ भूमि है वो आपके धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसका उदाहरण हो रहा है कि जैसे कि उत्खनन, उत्खनन के कारण भी ये बढ़ती है। और इसका अगर हम झीलों की बात करें कि कहाँ पर है, तो अवनालिका प्रदन हाड़ौती पठार के, हाड़ौती पठार के क्षेत्र में, जैसे कि आपके कोटा, धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर आदि जिले हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृत सागर जामनगर, अमृत सागर जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग राजस्थान में से होकर गुजरता है? यानी जो ये एक्सप्रेसवे है, कौन सा,
कौन से एक्सप्रेस वे की बात करें हम? अमृतसर से जो जामनगर जा रहा है, यानी पंजाब से गुजरात, जो बीच में अपने राजस्थान से होकर गुजरता है। तो कितने अपने किलोमीटर अपने राजस्थान से होकर गुजरते हैं? 537, 637, 650 या फिर 550। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो हो जाएगा आपके बी वाला, यानी 637 किलोमीटर। 637 किलोमीटर अपने राजस्थान से होकर गुजरता है ये। कौन सा वाला एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं हम? बिल्कुल याद रखना है, एक्सप्रेस वे का नाम याद रखना है। किलोमीटर याद रखने से तो फिर भी ठीक है, पर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। और इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके 637 किलोमीटर। लगभग 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 ये 50% अपने राजस्थान से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, यह मिट्टी राजस्थान के अलवर भरतपुर उत्तरी भाग में और गंगानगर के मध्य भाग में पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये मिट्टी जो है आपके राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? एक तो पाई जाती है आपके मध्य भाग जो गंगानगर का है, और बाकी आपके उत्तरी भाग है अलवर का और भरतपुर का, वहां पर ये मिट्टी भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा आपके ऑप्शन दे रखा है, इस मिट्टी में चावल और गन्ने की खेती की जाती है। तो ये यहाँ पर गलत हो रहा है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन दे रखा है, इस मिट्टी का रंग लाल और बड़ा होता है और इस मिट्टी में चुनाव फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो यहाँ पर चुनाव नहीं है, चुना है। इस मिट्टी में चुना, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा में जो कमी होती है वो इस मिट्टी में होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात किसी कर रहे हैं, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, वो प्रश्न ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर समझ लेंगे वापस से, ऑप्शन इधर है इसलिए। तो यहाँ पर आपके दे रखा है, देखिए एक बार देख लेते हैं, आपको पूरी स्क्रीन पर प्रश्न, थोड़ा ऑप्शन भी बड़े हैं, हाँ तो दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके चारों ऑप्शन, तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं हम सॉरी भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के बारे में। तो ये मिट्टी आपके अलवर में, भरतपुर में, और इसके उत्तरी भाग में और गंगानगर के मध्य भाग में पाई जाती है। बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसका रंग लाल और बड़ा होता है। तो लाल और भूरा, बड़ा रंग कैसे हो सकता है? भूरा, लाल और भूरा रंग होता है, और इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा में कमी पाई जाती है। तो बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। गलत गलत आंसर कौन सा हुआ? चावल और गन्ने की फसल। और ये हम समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं? अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर एक थोड़ा बड़ा मात्रा में उदाहरण आपको मिलेगा कि गंगानगर, हमने कई बार पढ़ा होगा कि गेहूं की जो अधिकतम उत्पादन होता है, गेहूं का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता है? गंगानगर में। बिल्कुल आपको ये पता ही होगा, पर इसके से ये आपको पता होगा कि चावल और गन्ने की नहीं, यहाँ पर गेहूं की अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है। और गेहूं के साथ साथ कौन सी फसल है? एक और, कपास। तो इस मिट्टी में, यानी जो आपके भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है, इसके अंतर्गत आपके गेहूं और कपास की खेती की जाती है। चावल और गन्ने की नहीं की जाती। यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल अनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दे रखा है, भारत की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था राजस्थान में कौन सी है? आपको, अगर आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिकरी नहर और कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था, इसको आप, इसमें से आप ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करेंगे, जो आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। आपको गलत ऑप्शन नहीं चुनना है, आपको सभी प्रश्न पढ़ने हैं। आपको जो चुनने से, यानी आप कोई ऑप्शन लेंगे इनमें से, चारों में से, तो उससे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्नों को एक बार तरीके से देखना है कि सबसे पुरानी बात कर रहा है। और इंदिरा गांधी नाम से ही पता चल रहा है कि ये सबसे पुरानी नहीं हो सकती, सबसे पुरानी है गंग नहर। गंग नहर कहाँ पर है? गंग नहर है अपने राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर है? तो बीकानेर में। बीकानेर के जो राजा थे, बीकानेर के राजा, राजा कौन थे? गंगासिंह। इतिहास में गंगासिंह का नाम बीकानेर के राजाओं में सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि इनके जो अंग्रेजों के शासन में इन्होंने सबसे पहले रेल, बिजली इत्यादि की व्यवस्था अपने बीकानेर में करवाई थी। और इन्होंने गोल मेज सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था, गंगा सिंह ने। अगर बात करें, अगर इस प्रश्न से संबंधित इनकी जानकारी के बारे में, तो इन्होंने ये जो नहर है इसकी निर्माण करवाया था 1927 में। 1927 में इन्होंने इस नहर का निर्माण करवाया। और कहाँ से पानी लिया इन्होंने? तो इस नहर में पानी लिया इन्होंने सतलज नदी से। सतलज नदी से पानी लिया। और सतलज नदी में कहाँ से? तो फिरोजपुर के निकट, फिरोजपुर के निकट से, हुसैनीवाला से, हुसैनीवाला से इसका पानी निकाल लिया। और ये कौन सी नहर बनाई इन्होंने? गंग नहर, सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान की पुरानी और विकसित नहर है। यानी उस समय नहर के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि नहर क्या होती है। तब इन्होंने ये नहर अपने राजस्थान में, जो मरुस्थली में, मरुस्थल क्षेत्र में नहर का लाना बहुत बड़ी बात थी उस समय। इसलिए गंग नहर सबसे पुरानी और विकसित नहर मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकल या फवारा, स्प्रिंकल मतलब क्या हो गया? फवारा पद्धति में, जो फवारों के रूप में जो आती है, वो पद्धति में निकालने का प्रावधान है। तो नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर माही बजाज सागर परियोजना। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके नर्मदा नहर परियोजना।
नर्मदा नहर परियोजना आपके इससे प्रश्न एक पूछ सकता है कि ये कौन से यानी किस किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें आ जाएंगे आपके, सबसे पहले आ जाएगा गुजरात। नर्मदा नदी नाम से ही पता चल रहा है कि गुजरात में है ही। इसके बाद आ जाएगा आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान। यानी ये जो चार जिले हैं, चारों जिले की संयुक्त परियोजना है, इन चारों जिलों की संयुक्त परियोजना, परियोजना। और इसमें सबसे पहले ये जो फवारा पद्धति को अपनाने की इन्होंने कोशिश की थी। कौन सी परियोजना में? नर्मदा नहर परियोजना में। और अपने राजस्थान में इसका पानी कहाँ पर आता है? तो इसका पानी आता है आपके जालोर जिले के सांचौर तहसील में। अगर अभी सांचौर जिला आपका नया बन गया हो तो अलग बात है, बाकी जालोर में आता है पानी इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आपके सामने ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ड्रिप सिंचाई प्रणाली या फिर माइक्रो सिंचाई प्रणाली भी बोल सकते हैं हम इसे। कौन सी प्रणाली? ड्रिप सिंचाई प्रणाली या माइक्रो सिंचाई प्रणाली। तो इसमें क्या होता है कि पाइपलाइन से सीधे ही पौधों की जड़ों में, ये इंपॉर्टेंट अक्षर यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा प्रश्न है इसमें सीधे ही पौधों की जड़ों में पानी, ये वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें अलग से, यानी ये जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है इसमें क्या होता है कि बूंद बूंद जल, आपने सुना होगा ये योजना, बूंद बूंद जल योजना। बूंद बूंद जल योजना, इसमें क्या होता है कि सीधे ही आपके पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। और इसकी प्रणाली की आपको विकास कहाँ पर हुआ, विकसित कहाँ पर हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, मिस्र, थाईलैंड, इसराइल या फिर जापान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसराइल। इसराइल में क्या हुआ, इसका विकास हुआ। और ये विकसित कहाँ से हुई? ड्रिप पद्धति आपके इसराइल से हुई। और इस पद्धति में आपके नोजल की सहायता से, किसकी सहायता से होता है? नोजल की सहायता से जड़ों में ही पानी दिया जाता है। और ये एक आधुनिक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? एक आधुनिक प्रणाली है आपके बूंद बूंद या फिर ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई अपने राजस्थान में किससे की जाती है? तो कुओं और नलकूपों से, तालाबों से, नहरों से, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नहरों से कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा आप सोच सकते हैं कि ये ठीक हो सकता है, क्योंकि अपने राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो उससे अधिक मात्रा पे हो सकता है। पर तालाबों से, तालाब की मात्रा अपने राजस्थान में थोड़ी कम है, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण। और कुओं और नलकूपों से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो हो जाएगा आपके कुओं और नलकूपों से। नहरों से भी होती है पर उतनी मात्रा में नहीं, जितनी मात्रा में आपके कुओं और नलकूपों से होती है। कुओं और नलकूपों से मतलब क्या हुआ कि भूमिगत जल, सिंचाई के लिए कौन से जल का उपयोग होता है? भूमिगत जल। कितने परसेंट, अगर आपसे पूछे कितने परसेंट तक, तो 87% तक आपके भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है सिंचाई में। और अगर पेयजल के लिए पूछ ले तो लगभग 60 से 65% तक आपके आपके भूमिगत जल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पेयजल के रूप में। तो यहाँ पर भूमिगत जल से अभी समस्या भी आ रही है अपने राजस्थान में कि भूमिगत जल अधिकतर दोहन हो रहा है उसका सिंचाई में। और कहाँ पर? पेयजल में, सभी जगह। अगर बात करें सबसे अधिक, यानी कुओं से और नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, तो सबसे अधिक हो जाएगी जयपुर। फिर इसके बाद आ जाएंगे आपके अलवर, भरतपुर, वो देखिए साथ के साथ है इसके। भरतपुर हो गया, अजमेर हो गया, ये सभी जिले इसके साथ में चलते हैं, पर सबसे ज्यादा जयपुर। जयपुर पहले नंबर पे आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका पूरा चीजें क्लियर होनी चाहिए आपकी। सबसे जरूरी क्या है, ये अलग अलग प्रश्न क्यों ले रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेलिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अलग अलग चीजें क्लियर होगी। अगर आपने ये प्रश्न पढ़े, आज आपके जो 30 से 35 प्रश्न रहे हैं, इनमें से अगर आपने चीजें क्लियर कर ली अपनी, यानी आपको आपको पता लगना चाहिए कि मेरे कौन सा एग्जाम में काम आने वाला है और कौन सा काम नहीं आने वाला है। तो काम आने वाले प्रश्न आपको चुनने हैं यहाँ से। और अगर आपको लगता है कि ये वाला प्रश्न मुझे स्किप करना चाहिए, तो स्किप मत कीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, नजर से निकाल लीजिए, ताकि आपको बाद में अगर वो प्रश्न आ भी जाए तो एक बार आपको याद आ जाए, थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में, थोड़ा माइंड में। अगर एक बार माइंड सेट हो गया ना, उसका माइंड सेट हो गया आपका कि ये प्रश्न मेरे आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई आगे नई रणनीति अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार सटीक रणनीति से बना मॉडल पेपर देख लीजिए, ये वाला पूरा का पूरा आपके लिए तैयारी बिल्कुल कंफर्म करवा देंगे। और मैथ्स और रीजनिंग की अगर आपको क्लासेस चाहिए तो कमेंट में बताइए प्लीज। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चाहिए तो मैं बिल्कुल उसको अलग से नहीं ले सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चाहिए, तो इस प्रकार से वो अलग से क्लास हो सकती है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस अभी नहीं है, अभी जीके, हिंदी, मैथ्स, साइंस, अगर मैथ्स और रीजनिंग है तो ये भी इनके साथ में आ जाएगी। यानी पूरे मॉडल पेपर का एक पार्ट के रूप में आ सकती है। पर अलग से अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात और बढ़ते हैं हम। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना, राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक परियोजना है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। का निर्माण कहाँ के लिए गया गया, यानी कौन सा जिला इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है?
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या राजसमंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डूंगरपुर। और ये जो परियोजना है, ये कौन सी झील पर आप, सॉरी, कौन सी नदी पर आपके बनाई गई है, तो सोम नदी पर। सोम नदी पर बनाई गई ये परियोजना है। और ये मूलतः कौन सी परियोजना है, सिंचाई परियोजना। मूलतः सिंचाई परियोजना, यानी दूसरे काम में कम आती है, ये ज्यादा आपके सिंचाई परियोजना में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ खस घास का उत्पादन होता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली और अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, या फिर सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। यानी ये जो 3 जिलों है, यहाँ पर मुख्य रूप से खसघास का निर्माण होता है। खसघास क्या होती है, तो यहाँ ये वो होती है, यानी इसकी जो जड़ें होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसकी जड़ों का इस्तेमाल होता है इत्र बनाने में। इत्र या फिर शरबत भी बनाते हैं इसका, कहीं कहीं पर इसका शरबत भी बनाते हैं। और ये इसका मेन एक और काम होता है पर्दों के रूप में, यानी पर्दों के रूप में इसका निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर अपने कमरों में ये पर्दे लगाकर उसको खुशबूदार और साथ साथ ठंडा रखने के लिए भी ये पर्दों का निर्माण करते हैं। कौन सी घास से, खस घास से। ठीक है, इसका एक बार वापस देखिए, रिपीट कर लेते हैं। खस घास का निर्माण उत्पादन कहाँ पर होता है, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। इसकी जड़ों का इस्तेमाल होता है इत्र और शरबत बनाने में। इसके पर्दे भी बनाए जाते हैं इस घास के, जो खुशबूदार होते हैं और ठंडा रखने में फायदेमंद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपके करंट अफेयर्स शुरू हो गया है। यहीं से आपके करंट अफेयर्स शुरू हो जाता है। करंट अफेयर्स यानी आपके जो अभी जो हाल ही में चल रहे हैं, चर्चे में जो विषय हैं, उनके जो प्रश्न लेकर आ चुका हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला प्रश्न है आपके सामने, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी अपने जो ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम है 2025 वाला, तो उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, जयपुर, उदयपुर, किशनगढ़, अजमेर या फिर जोधपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशनगढ़, अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी पीएमवी के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर, 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 लाख कर दिया गया है। इसे 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। 21-22 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद की जो 55वीं बैठक हुई, वो अपने प्रदेश में यानी अपने राज्य में कहाँ पर हुई, जैसलमेर, जयपुर, कोटा या फिर जोधपुर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके जैसलमेर, यानी जैसलमेर में हुआ इसका आयोजन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता 6 दिसंबर 2024 को ग्रहण की, यानी 66वें, 68वें, 69वें या 65वें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 68वें। और 68वें में अगर बात करें, तो कहाँ पर हुई है अपने, सॉरी, यहाँ पर कब की इन्होंने डेट, क्या है इसकी, 6 दिसंबर 2024। डेट देखिए आप, 6 दिसंबर 2024। और इसके साथ बता दें कि ये जो मादक पदार्थ निरोधक आयोग है, इसकी जो अध्यक्षता है इन्होंने, मतलब मुख्य रूप से जो इसके भारत के प्रतिनिधि है, अपने भारत के प्रतिनिधि का नाम भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें भारत के प्रतिनिधि कौन है। तो वो हो जाएंगे आपके शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन, इसका नाम भी आ सकता है आपके, ये नाम भी आ सकता है आपके। शंभू एस कुमारन कौन है, तो भारत के प्रतिनिधि है, कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नागरिक विमानन नीति 2024 कब जारी की गई, यानी डेट पूछी गई है, 1 जुलाई 2024, 2 जुलाई 2024, 3 जुलाई 2024 या 4 जुलाई 2024। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 2 जुलाई 2024। आज इसी प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई अलग से क्लास चाहिए, अगर कोई मैथ्स में हो गया, साइंस में हो गई, इंग्लिश की हो गई, हिंदी, जीके, राजस्थान जीके, इंडियन जीके, कोई सी भी क्लास अगर आपको अलग से चाहिए, अलग से उसके प्रश्न चाहिए, या फिर ऐसा कोई सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को भी अगर डिटेल में बताना है, तो आप कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर कोई क्लास लेकर आऊँ और आपको समझा सकूँ। अगर मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी आपको समझा सकूँ। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।